अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवाज शरीफ के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। नवाज शरीफ पर जो मुकदमात है उनके हवाले से अहम खबर अब सामने आई है। पूरी तफसील आप दोस्तों को बताऊंगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आए हुए एक माह होने वाला है, लेकिन एक माह पूरा होने से पहले यह खबर आ गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे। 21 नवंबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गया है। उसका नवाज शरीफ को क्या फायदा होने वाला है, अहम तफसील आपको बताता हूं। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए और इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से होता यह है कि बहुत सारे जो दीगर आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, उन तक वीडियोस पहुंचती है और उनकी मालूमात में भी इजाफा होता है। दोस्तों, ये नवाज शरीफ की जो खुशखबरी है इसकी तफसील मैं आगे आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताता हूं परवेज इलाही जहनी तौर पे लगता है अब पागल हो गया है। 1 जून 2023 को परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया था और अब तक वो जेरे हिरासत है। उन पर मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन अब दोस्तों परवेज इलाही ने जो दावा किया है उसके बाद जब वो मैंने दावा सुना तो मुझे तो पहले यकीन नहीं आया कि परवेज इलाही की जानिब से ये दावा किया जा सकता है। और जब मुझे तस्दीक हो गई कि हाँ ये दावा परवेज इलाही की जानिब से ही किया गया है, मुख्तलिफ अखबारात ने ये शह सुर्खियां लगा दी। हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत, उसके जो वजीर इत्तलात हैं मुर्तजा सोलंकी, उनकी जानिब से उसकी तरदीद आई। तो फिर मैंने मजीद तहकीक की, जराए से मैंने मालूम करने की कोशिश की आया ये गुफ्तगू परवेज इलाही ने कहाँ की है, कहाँ पे उन्होंने ये दावा किया है। और दावा भी ऐसा किया है जिसको आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सब दावे परवेज इलाही की जानिब से किए जा रहे हैं। अब परवेज इलाही साहब जो है वो लाहौर की अदालत में थे, स्पेशल जो है वो कोर्ट थी इस पे सेंट्रल में। वहां पर रिपोर्टर्स के साथ जो परवेज इलाही साहब हैं उनका मुकालमा हुआ, उनकी बातचीत हुई, गपशप हुई। जब भी कोई मुल्जिम अदालत में आता है वहां पे बाकायदा रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, उनके साथ मेल मिलाप होता है, तस्वीरें बनाई जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, उनसे बातचीत की जाती है, मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन होता है तमाम जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनका। लिहाजा परवेज इलाही साहब अदालत आए, उन पर जो मुकदमात हैं उनके हवाले से वहां पर रिपोर्टर्स ने परवेज इलाही के साथ गपशप लगाना शुरू कर दी। अब ये जो गपशप लगाना शुरू की इसमें क्योंकि परवेज इलाही साहब गाहक सियासतदान है, उनसे सियासी गुफ्तगू हो सकती है, कोई एंटरटेनमेंट या फन और तफरी की तो बात हो नहीं सकती। लिहाजा जब गुफ्तगू परवेज इलाही साहब के साथ हुई, उस गुफ्तगू के बाद जो उन्होंने दावा किया, वो जो रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे उनको यकीन नहीं आ रहा था। यानी आप अंदाजा कीजिए परवेज इलाही जो दावा कर रहा है, रिपोर्टर्स अपने कानों से सुन रहे हैं उस दावे को, उन्हें उस दावे पर यकीन नहीं आ रहा। लिहाजा उन रिपोर्टर्स ने जो परवेज इलाही के वकील हैं उनसे राब्ता किया और कहा कि परवेज इलाही साहब ने यही कुछ कहा है जो उन्होंने दावे किए हैं। अब परवेज इलाही साहब ने, जो रिपोर्टर्स थे लाहौर के, उनके सामने दावा यह किया कि जो इमरान खान साहब अडियाला जेल में मौजूद हैं वहां पर उनसे कौन मुलाकात कर रहा है। ना कोई जज मुलाकात कर रहा है, ना कोई जर्नैल मुलाकात कर रहा है, ना कोई सियासतदान जाके मुलाकात कर रहा है, ना ही कोई और जाके मुलाकात कर रहा है जो कि परवेज इमरान खान साहब को डील की ऑफर कर रहा हो। इस तरह की जो खबरें आती रहती हैं। परवेज इलाही ने दावा किया कि इमरान खान से अडियाला जेल में IMF का वफ्द आके मुलाकात कर रहा है। सिर्फ IMF का वफ्द नहीं, यूरोपीय यूनियन का वफ्द आके अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कर रहा है। और ये जो मुलाकातें हैं ये खुफिया नहीं हो रही, यानी कि एक आध मुलाकात हो गई इमरान खान से, रात को छुप छुपा के मुलाकात हो गई, नहीं। परवेज इलाही ये दावा कर रहा है कि ये रूटीन की मुलाकातें हो रही हैं, यानी नॉर्मल मुलाकातें हो रही हैं। और अडियाला जेल में जाके ये लोग, यानी IMF और जो यूरोपीय यूनियन है वो वेले हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, वो जाके अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। अब मामला ये हुआ, जब परवेज इलाही साहब ने ये दावा किया, दोस्तों मुझे तो शक हुआ परवेज इलाही का जो जहनी तवाजुन है वो खो बैठे हैं, यानी वो उससे आरी हो गए हैं। क्योंकि परवेज इलाही साहब जहनी तौर पे जब तक मुस्तहकम थे, जब तक वो सोचने समझने की सलाहियत रखते थे, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए थे। अब उनको बुखार आया है एक तब्दीली का, हकीकी आज़ादी का। और साथ साथ दिलचस्प बात यह हुई कि जब परवेज इलाही साहब ने यह दावा किया, उसके साथ उन्होंने एक और दावा कर दिया, और वो दावा यह था जिस पर शायद तहरीक इंसाफ यकीन ना करे, कि अगले जो इंतखाबात होने वाले हैं वो साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। यानी तारीख में पहली मरतबा 1970 के बाद परवेज इलाही के मुताबिक ये जो इंतखाबात है 8 फरवरी 2023 को, ये जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात होने वाले हैं। ये परवेज इलाही साहब दावे कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि परवेज इलाही की जो जहनी कैफियत है वो किस लेवल की जो है वो पहुंच चुकी है। अब परवेज इलाही साहब ने हमेशा जो सियासत की वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर की,
वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक्स में रहे और जब तक वो इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ के साथ भी थे, यानी कि बतौर वजीर आला, तब भी वो इस्टेब्लिशमेंट का ही खेल खेलता रहे थे। और बाकायदा जाके वो एक बड़ी मशहूर मुलाकात है जो उनकी पिंडी में हुई थी, खुफिया उसको रखने की कोशिश की गई थी DGISI जनरल नदीम अंजुम के साथ पंजाब असेंबली तोड़ने से पहले। उसमें उनको बता दिया गया था कि अगर आपने पंजाब असेंबली तोड़ी तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपके हाथ कुछ नहीं आना। और यही बात इमरान खान को परवेज इलाही बताते रहे थे, लेकिन इमरान खान को एक बुखार था। जनरल फैज ने जो है वो बताया हुआ था कि बड़ी फौज के अंदर बगावत होने वाली है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, लिहाजा तुम तुन के रखो, लॉन्ग मार्चेस करो, अपने यूथियों को लगा के रखो कि वो जो है वो फौज को गालियां दे, इदारों को गालियां दे, अफरा तफरी फैलाए, मुल्क में फितना और इंतशार फैलाए। लिहाजा परवेज इलाही साहब इमरान खान को बताते रहे थे, लेकिन पर इमरान खान को यकीन करने जो है वो उस पर यकीन नहीं आ रहा था। अब मामला ये हुआ है कि परवेज इलाही साहब पूरे यूथिये बन गए हैं और अब एक बार फिर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और अगला जो इंतखाब है वो इमरान खान जीतेगा। अब सोचिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इमरान जो परवेज इलाही साहब हैं, उनकी जो ज़हनी कैफियत है, उनकी इन बातों से उसका अंदाजा हो जाता है कि वो किस ज़हनी कैफियत में अब मुब्तला हो चुके हैं। साथ साथ उन्होंने दावा ये किया कि जो IMF और जो ये दावा कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन वाला, इसकी वजह ये है, परवेज इलाही ने कहा कि मैं भी अडियाला जेल में था और मेरा जो कमरा था वो इमरान खान के साथ वाला कमरा था, लिहाजा जब ये मुलाकातें होती थी तो मुझे आवाज़ें आ जाती थी वहाँ पे गुफ्तगू क्या हो रही है, बातचीत क्या हो रही है, लिहाजा इसीलिए मैं ये दावे कर रहा हूँ। अब जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, वज़ीर इत्तलात है निगरान हुकूमत के, उन्होंने इस बात को रद्द किया। उन्होंने कहा ये बेसलेस है। वज़ीर दाखिला जो है सरफराज बुगटी, उन्होंने कहा ये बेसलेस है। यानी ये ऐसी बात है जिसको एक आम पाकिस्तानी जो कॉमन सेंस रखता है, जो आम सियासत की थोड़ी सी भी जो है वो समझ बूझ रखता है, वो ये सुनते ही कहेगा भैया ये क्या बात कर रहे हो। इस पर तो बिल्कुल कोई यकीन नहीं करेगा कि IMF जाके मुलाकात कर रहा है अडियाला जेल में, यूरोपीय यूनियन जाके इमरान खान से मुलाकातें कर रहा है, और क्यों मुलाकात करेगा, वजह तो होनी चाहिए इन मुलाकातों की। तो फिर परवेज इलाही साहब ये दावा कर रहे हैं। जहां परवेज इलाही साहब ये दावे कर रहे हैं वहां मोनिस इलाही मुश्किल में आ गया है। दोस्तों, मामला ये हुआ, मोनिस इलाही जब हुकूमत गई इमरान खान की तो वो अपने बाप को छोड़ के तो स्पेन चला गया था। वहाँ पर जो उसकी जायदादें हैं, जिनके दावे बड़ी बैनुल-अक़वामी अखबारात में आते रहे हैं कि मोनिस इलाही ने कितना माल बनाया है ऑफशोर कंपनीज में जो है वो स्पेन में। अब मामला ये हुआ है कि अदालत में मोनिस इलाही के हवाले से जो तहकीकात हो रही थी उसमें मोनिस इलाही को इख्तियारी डिक्लेयर कर दिया गया है। नाकाबिले जमानत वारंट जो है वो मोनिस इलाही के डिक्लेयर कर दिए गए हैं, क्योंकि अदालत बार बार उन्हें तलब कर रही थी। उनके हवाले से जो करप्शन की तहकीकात हो रही हैं, एंटी करप्शन पंजाब कर रहा है, FIA कर रहा है, तो मोनिस इलाही वहां पर पेश होने को तैयार नहीं है। अब उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो इन वारंट के बाद तो मोनिस इलाही ने अगर सोचा भी हो कि वो पाकिस्तान वापस आए तो अब तो वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है आते ही उसने गिरफ्तार हो जाना है। जैसे कि उनके जो वालिद हैं परवेज इलाही साहब, वो हिरासत में हैं और फिर वो उनको माफ़ी तलाफ़ी भी नहीं मिल रही, और जो दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने परवेज इलाही को उनके रहमो करम पे छोड़ दिया है। ना उनसे वो कोई डील करना चाहते हैं, ना उनसे वो बात करना चाहते हैं, ना परवेज इलाही से इंटरव्यू दिलवाना चाहते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं। वो जो इस्टेब्लिशमेंट रियासती इदारे हैं वो कहते हैं परवेज इलाही अपना जो है वो हाल पे रहे, क्योंकि अब वो चला हुआ कारतूस है, उसकी कोई जो है वो अहमियत नहीं रही सियासी तौर पर, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने भी आग कर दी है। अब दूसरा जो मामला है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, बड़ी खबर है दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, अब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आए पाकिस्तान। 21 नवंबर को नवाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गया है, जो कि उन्होंने अपीलें दायर की थी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। उनकी अपीलें जो है वो बहाल कर दी गई थी। 2 केसेस नवाज शरीफ साहब के, अल अजीजिया और एवन फील्ड वाला, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनने जा रहा है 21 नवंबर को, और 2 रुकनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है जो कि नवाज शरीफ की केसेस की समाअत करेगा। एक जो केस है नवाज शरीफ साहब का, वो तो मतलब समझिए कि अदालत शुरू हो तो उसे शुरू के जो 5 मिनट है उसमें उड़ा देना चाहिए। उसकी वजह यह है, वही केस बना था मरियम नवाज पे, और मरियम नवाज को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उसने बरी कर दिया था उन केसेस से जो कि एहतसाब अदालत ने सजाएं सुनाई थी। लिहाजा उसी केस में नवाज शरीफ साहब वाला मामला था। अगर मरियम नवाज का मामला जो है वो साबित नहीं हुआ
उसको नवाज शरीफ से जोड़ने की कोशिश की थी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मामला कैसे नवाज शरीफ से जोड़ा जा सकता है। दूसरा जो केस है जो एवन फील्ड वाला है, उसमें नवाज शरीफ साहब को केस लड़ना होगा और अदम शवाहिद की बुनियाद पर, क्योंकि नैब जो है पहले तो जो जनरल फैज और जो JIT और जो साकिब निसार वो सारे मामलात थे, तो फिर वो मामलात सबूत निकाले गए थे, कुछ दस्तावेजात बनाई गई थी और फिर रियासत ने उस वक्त फैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ को ठिकाने लगाना है। तो अब जब अदालत पूछेगी कि सबूत कहाँ है, दस्तावेजात कहाँ है, गवाह कहाँ है, तो फिर जो नैब है वो हक्का बक्का रह जाएगा और वो जो केस है उससे भी नवाज शरीफ को बरियत मिल जाएगी। जरा ये दावा करते हैं नैब के, क्योंकि इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था नैब से क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो नैब ने कहा था नहीं, हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। तो अब जो मामला है दूसरे जो 21 नवंबर को केसेस हैं उनमें भी लग ये रहा है कि यही मामलात होंगे और नवाज शरीफ की जो एहतसाब अदालतों से सजाएं हैं वो एक आध महीने में या तकरीबन 5 के करीब समातों में वो सजाएं खत्म कर दी जाएंगी, उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, कलअदम कर दिया जाएगा और फिर नवाज शरीफ साहब अगले इंतखाबात के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि वो इंतखाब लड़ सके। लेकिन उनकी जो सुप्रीम कोर्ट से 5 साल की नाअहली है, जब उनके कागजात जमा होंगे आप देखिएगा जो भी उनका मद्दे मुकामिल होगा वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो जाके नवाज शरीफ साहब की वो जो 5 साल की नाअहली थी उसको चैलेंज करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये तय करना होगा कि वो जो ताहयात नाअहली की गई थी आया वो 5 साल की है या फिर वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। हालांकि जो पिछली पार्लियामेंट थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में एक कानून पास कर दिया गया था और उस सजा को यानी जितनी भी सजा है लाइफ टाइम की सजा को 5 साल कर दिया गया था। अब चीफ जस्टिस जो काजी फायज ईसा है वो क्या फैसला करते हैं देखना है। इस हवाले से जो भी मामला है मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक अपने चैनल सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।